धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री समेत 78 लोग अब मंत्री बन चुके हैं, यानी कि एक जंबो मंत्रिमंडल है। ये उन लोगों का मंत्रिमंडल है जो दावा कर रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम गवर्नेंस होगी, लेकिन अब 78 मंत्री। देश पर किस कदर भार पड़ेगा इस तमाम चीज़ का ये एक अलग विश्लेषण है, लेकिन इसके अलावा कुछ राजनीतिक तौर पर भी विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं बिहार को लेकर। बिहार से सिर्फ एक शख्स को मंत्री बनाया गया है, जेडीयू से। वैसे तो एलजेपी से भी एक शख्स को मंत्री बनाया गया, लेकिन दोनों के जगह से बने एक एक मंत्री को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पहला सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार एक मंत्री पर कैसे तैयार हो गए। उनकी पार्टी के तो 17 एमपी हैं और रामविलास पासवान वाली पार्टी जो है उसके 4 एमपी हैं, वहाँ भी एक मंत्री बना दिया गया। तो नीतीश कुमार पूरे मामले को लेकर खामोश क्यों हैं, और इसके अलावा सुशील मोदी वो आखिर मंत्री क्यों नहीं बन पाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति पर अपनी बारीक नज़र रखने वाले ओम प्रकाश अश्क जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लंबे वक्त के बाद। फिर से एक बार आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपके उधर मौसम कैसा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं कि बाढ़ आ गई है बिहार के कई सारे जिलों में। हाँ, बिहार की स्थिति, उत्तर बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है। ये मौसम आ भी गया है और चूंकि लगातार जब बारिश होती है उधर कुछ नेपाल से पानी आ जाता है तो ये मिला के स्थिति गड़बड़ होती है। अभी एक हिस्सा जो गंडक नदी के किनारे माना जाता है उधर थोड़ा प्रभावित ज्यादा है। तो राजनीतिक तौर पर जो अभी मंत्रियों की बाढ़ आने की बात कही जा रही थी कि जेडीयू कोटे से एक कैबिनेट बनेगा, 3 स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, वो तो हुआ नहीं। सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर बना और उस पर नीतीश कुमार खामोश हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, इसको सीधे सीधे नीतीश जी की कमजोरी समझने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, कि यह मान के चलना चाहिए कि नीतीश जी अब वो नीतीश नहीं है जी जो 5, 10 या 15 साल पहले हुआ करते थे, या जो ताकत उनकी हुआ करती थी। जी आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत कम होती गई है और इस बार जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने 43 अपने विधायकों को लेके, जिसको लालू जी कहते हैं कि तीसरे थर्ड डिवीजन का आदमी अगर सरकार चलाएगा तो स्थिति ऐसी होगी। हालांकि वो दूसरे संदर्भ में कहते हैं जी हम इसको इस रूप में कह रहे हैं कि जो 43 विधायकों के साथ अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, 74 विधायकों वाली पार्टी समर्थक हो जाएगी। ऐसे में ये मान के चलिए कि नैतिकता से वो आदमी इतना दबा होगा कि 74 वाला जो कहेगा उसके इशारे पर चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो उसके अनुकंपा का जो लाभ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री आप नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझ रहे हैं कि घूमते फिरते रहती हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तमाम चीजें हैं। तो ये एक भय होता है। तो नीतीश जी आज की तारीख में इतने कमजोर हो गए हैं। आपको याद होगा कि जब एक सीट जब ये कहा गया उनको 2019 में कि बीजेपी के पास इतने सांसद हैं तो वो खुद सरकार चला सकती है, बना सकती है, फिर भी अपने सहयोगी दलों को वो सांकेतिक तौर पर मंत्रिमंडल में एक एक पद देना चाहती है। नीतीश जी ने इस पर इनकार कर दिया, एक तरह से अड़ गए। उनका तर्क यह था कि आनुपातिक ढंग से इसका बंटवारा हो, कि अगर 17 एमपी आपके हैं और 16 मेरे हैं तो आपके 4 या 5 मिनिस्टर कैसे होंगे, हमारे 1 क्यों होंगे। वो उन्होंने ये तर्क तब दिया था। और नाराजगी का आलम यह था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, प्रेस को कहा था, ये खुल के कहा था, उनकी ओर से जो प्रेस रिलीज उनका पीआर एजेंसी जो जारी करती है उसकी ओर से ये रिलीज आया कि नीतीश जी ने कहा है कि भविष्य में भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जेडीयू उसका हिस्सा नहीं होगा।
जेडीयू उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो तमाम परिस्थितियां सामने आ रही हैं, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की, उसमें नीतीश कुमार की खामोशी दिखाई दे रही है। इसी दौरान वो दिल्ली भी पहुंचे, पत्रकारों ने पूछ लिया तो कहने लगे मैं तो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए आया हूं, जबकि लोग कह रहे थे कि शायद वो मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसलिए खामोश है, जो आपने कहा कि जब 2019 में उनको लग रहा था वो मजबूत हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हुए तो वो कमजोर हो गए, इसलिए वो खामोश हैं क्या? बेशक सबसे बड़ा कारण ये है, कारण दो हैं जो अभी तत्काल अगर हम लोग एनालिसिस करें तो दो कारण नजर आते हैं। लेकिन बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण इसमें वही है कि नीतीश कुमार अब उस ताकत में नहीं है, उस अंदाज में नहीं है जो 2015 तक उनकी ताकत और अंदाज हुआ करता था। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मुबारकबाद भी नहीं दी है मंत्रिमंडल विस्तार पे, उस पे भी वो खामोश है। क्यों खामोश है उस पे? ये मंत्रिमंडल के प्रसंग पर पूरी तरह खामोश रहे। उस विस्तार की जब चर्चा चल रही थी, जब ये बात आ रही थी कि कौन कौन हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं, सीएम किसका नाम रिकमेंड करेंगे, तो अंततः फोन आ गया। तो इसके बाद मुख्यमंत्री तब भी नहीं बोले। जब दिल्ली गए तो लोगों ने पूछा कि आप आए हैं क्या, प्रधानमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है? वहां भी उन्होंने वही बात दोहराई, भैया मैं अपने आंख के ऑपरेशन के लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री से मिलने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार उनका मामला है, मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा कि नहीं इस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। इसके लिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो अभी मंत्री बन गए हैं, उनको अधिकृत किया गया है, वो बातचीत करेंगे। उन्होंने बिल्कुल अपने को अलग रखा। तो जहां तक मेरी समझ है कि एक रणनीति थी उनकी कि जो स्थितियां हैं उसमें अपने को न डाल के, ताकि कहने का जो 2019 में उन्होंने कहा था कि एक सीट नहीं, हमको बराबर के हिस्सेदार हैं तो बराबर क्या हिस्सा मिलना चाहिए, आज वही नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम एक सीट पर हम मान जाएंगे। ये कारण था, तो इसलिए उन्होंने अपने को चुप रखा। उन्होंने अपने आप को चुप रखा, लेकिन कल मंत्रिमंडल से पहले उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है, लल्लन सिंह की नाराजगी का क्या करेंगे अब? देखिए, नाराजगी है, बेशक नाराजगी है। और जहां तक अंदर खाने की सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से पेशकश की गई थी कि 2 मंत्री आपके कोटे से बनाए जाने हैं, आप जिसका नाम सुझाएं उसको बनाया जाएगा। वो भाया आरसीपी सिंह बात आई हो या सीधे नीतीश जी से बात हुई हो, ये बातें जाहिर नहीं हो रही हैं, लेकिन 2 मंत्रियों का कोटा तय हुआ। इस बीच में ललन सिंह ने जो सबसे बड़ी मेहनत की, ये मान के चल रहे थे, ललन सिंह को भी पता था कि 2 मंत्री बनाए जाएंगे, और 2 मंत्री में एक ललन सिंह, एक आरसीपी सिंह का सबसे जबरदस्त नाम था। तो जो लोजपा की टूट हुई उसमें बड़े रणनीतिकार की भूमिका रही है ललन सिंह की। बल्कि लोग ये बताते हैं कि जिस दिन लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पशुपतिनाथ पारस और उनके 4 साथी जो पहुंचे थे कि हमको अलग मान्यता दी जाए लोजपा के नेता के तौर पर, तो उस दिन भी ललन सिंह वहां मौजूद। यानी पूरी रणनीति, पूरा खेल ललन सिंह ने किया, सिर्फ इसलिए किया कि उनको मंत्री पद या पार्टी में अहमियत मिल जाए। लेकिन यहाँ मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि 2 से ज्यादा बिहार का कोटा आपके लिए नहीं है, आप जिसको बनाना चाहें। अब इस तोड़ जोड़ में ललन सिंह को लगा कि 2 तो हम लोगों का हो जाएगा, एक रामविलास पासवान के कोटे से पशुपतिनाथ पारस होंगे। इन लोगों ने वादा कर दिया पारस को कि आपको मंत्री बनाया जाए, और इस नाम पर अपने पाले में किया। चिराग पासवान से बदला साधना था, तो बदला साधने के चक्कर में नीतीश जी को अपने एक मंत्री पद की कुर्बानी देकर पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बनाने की मजबूरी आई। नतीजा ये हुआ कि जब आउट करने की बात आई तो आरसीपी तो बन गए, ललन सिंह ही किनारे हो गए। अब ललन सिंह क्या करेंगे ये देखने वाली बात।
बिल्कुल सही आपने कहा कि ललन सिंह के हिस्से की सीट जो है वो पशुपतिनाथ पारस को दे दी गई है, क्योंकि जेडीयू ने ही तोड़फोड़ की है। और जेडीयू अगर उनको वो सीट नहीं देता मंत्री पद की तो मामला आगे चल के बिगड़ जा सकता था और उल्टा इनके जो है हाथ से निकल सकता था। अब बात कर लेते हैं, क्या सुशील मोदी को भी इसी बात का खमियाजा उठाना पड़ा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के करीबी हैं इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई? बेशक इसको स्वीकार करना चाहिए। नीतीश के साथ सुशील मोदी की जो ट्यूनिंग है, मैंने इस कदर ट्यूनिंग थी कि मोदी वही कहेंगे जो नीतीश कहेंगे, नीतीश जो कहेंगे मोदी उसका समर्थन करेंगे। वो पार्टी लाइन चाहे जो रही हो, उसको घुमा फिरा के सुशील मोदी साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस ट्यूनिंग का जो नतीजा हुआ कि बीजेपी के अंदर ही सुशील मोदी के खिलाफ एक बड़ा तबका खड़ा था। उस तबके की नाराजगी का एक पहला खामियाजा ये भोगना पड़ा कि बिहार की इस जोड़ी को तोड़ करके पहले अलग किया गया कि कहा गया कि आप राज्यसभा जाइए। यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में जो ट्यूनिंग इनकी बनी हुई थी उसको तोड़। राज्यसभा जब ये गए तो जनरल कयास था, ये हम भी मानते थे, आप भी मानते होंगे, ये सब लोग मान के चल रहे थे कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको अच्छी जगह मिली। बिल्कुल समझदार तो हैं, नो डाउट, उनके समझ में ज्ञान में कोई कमी नहीं है। लेकिन नीतीश से अच्छे संबंधों का एक कारण, दूसरा कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ही अपने दुश्मनों की एक फौज खड़ी कर ली थी, जो ये मानते थे कि इस आदमी के रहते बीजेपी का भला नहीं होगा बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भला होता रहेगा। यही वजह रही कि इनको टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों तक वहीं से बल्कि शुरुआत हुई थी। और जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, जब 2 लोग बना दिए गए, इनको किनारे किया गया, फिर राज्यसभा भेजा गया, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद मोदी के नाम पर बड़े मोदी इनको वहां एक्मोडेट करके मंत्री बना दें। और ये सारी चीजें अब बात भी करते थे तो बिहार की कम बात करते थे, ज्यादा बात करते थे सेंट्रल स्कीम, केंद्र की योजनाओं के बारे में, उनके पैसे के बारे में, उसके लाभ के बारे में। तो माना यह जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको अच्छी जगह मिलेगी। लेकिन अब समझ में ये आ रहा है कि बीजेपी के अंदर जो लॉबी थी वो इन पर कहीं भारी पड़े। जो मोदी सोच के राज्यसभा की तरफ गए थे वो उनको हासिल नहीं हो पाया। हालांकि तेज प्रताप ने एक ट्वीट जरूर किया है कि मेरी संवेदनाएं हैं सुशील मोदी के साथ। सारी दुनिया जानती है कलाम प्रसाद यादव और मोदी के परिवार के बीच एक खींचतान रहती है। लेकिन बात करते हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान या उनके जो समर्थक हैं वो अब भी राम से रूठ क्यों नहीं रहे हैं? हनुमान का घर उजड़ चुका है, जो है चिराग के तले अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी राम भक्त क्यों बने हुए? अब धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। राम भक्त अगर बने रहते तो वो फिर अपने चाचा के मंत्री बनाए जाने के बाद, वो तो राम का ही फैसला है, आपके शब्दों में कहें या चिराग के शब्दों में। तो राम ने अगर पशुपतिनाथ पारस को वो मंत्री बनाने का फैसला किया और उसके खिलाफ अगर चिराग कोर्ट तक गए, यानी राम के फैसले से वो नाराज है, राम को अब राम का फैसला उनको मान्य नहीं, तब राम भक्त वो नहीं रहे। अब चिराग का रास्ता किधर जाएगा, ये तो एक बात साफ है। जो आशीर्वाद यात्रा अपने पिता की जयंती से उन्होंने शुरू की है, उस आशीर्वाद यात्रा का जो रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस के हिसाब से ये पहला अनुमान लगाया जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस वाकई लोजपा की विरासत संभालने के हकदार नहीं है, वो चिराग ही थे या हो सकते हैं। लेकिन संख्या बल, जनतंत्र में तो, लोकतंत्र में तो संख्या चलती है। बिल्कुल 5 एक तरफ हुए, एक तरफ हुआ, तो संख्या के हिसाब से 12 ही है अभी। तो लेकिन के हिसाब से जी संख्या के हिसाब से पशुपतिनाथ पारस जो है बाजी मार चुके हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है, जैसी बिहार की परिस्थितियां बन रही है, लालू प्रसाद यादव वापस आ चुके हैं, उनके आने से क्या होगा सर? देखिए, लालू जी वापस आ चुके हैं, मतलब जेल से बाहर आए हैं, अभी पटना वापस नहीं आए हैं। पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनकी रुचि जरूर बढ़ी है।
और रुचि नहीं होती तो आपको याद होगा कि जेल से एक फोन का मामला आया था कि किनको किनको उन्होंने फोन किया था कि आप समर्थन में आ जाइए ताकि हम लोग सरकार बदलते। कोशिशें अभी भी जारी हैं, इसलिए जारी हैं कि उनको सिर्फ 12-13 विधायकों की जरूरत है जी और उसका कैलकुलेशन भी उन लोगों के पास है। जी कैलकुलेशन ये है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जी या वीआईपी के मुकेश सैनी जी दोनों ओर रुख किए रहते हैं, कभी सरकार से नाराज होते हैं, कभी सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं कुछ भी होगा हम नीतीश जी के साथ हैं, लेकिन बयान देंगे तो नीतीश जी के सरकार के खिलाफ बयान देंगे जो उनको उल्टा जाएगा, मैसेज समाज में उल्टा जाएगा। तो माना ये जा रहा है कि चूंकि ये दोनों पहले भी आरजेडी के ही कैंप में थे, महागठबंधन के हिस्सा थे जी ऐन मौके पर लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव के मौके पर जब सीटों की संख्या इनको कम सीटें मिल रही थी तो ये नाराज होके आनन फानन में कोई जेडीयू से सट गया और कोई बीजेपी से सट गया। जी जैसे मुकेश सहनी बीजेपी के साथ हो गए, जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ। जी तो अभी भी इनका मन जितना लालू जी की पार्टी यानी आरजेडी की लीड महागठबंधन के साथ है जी उतना ही इधर भी, जी लेकिन अवसर की तलाश में। अगर अवसर मिल जाए, जैसे बिहार में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए अभी की सरकार में, एनडीए सरकार में, अगर लालू जी की सरकार में ये ऑफर मिल जाए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, जीतन राम मांझी उप मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो 1 मिनट नहीं लगेगा। यानी अंदर आपको ये की सूचना यह भी होगी कि हाल ही में जीतन राम मांझी दिल्ली गए थे जी बताया जाता है कि वो मिल के आए लालू जी जी या बातचीत हुई जी तो 8 विधायक उनके हो जाते हैं जी और ओवैसी साहब के 5 विधायक हैं जो मानसिक तौर पर जी वो आरजेडी महागठबंधन के करीब आते हैं, जी बीजेपी के करीब या एनडीए की तरफ दिखते नहीं है। जी तो ये कैलकुलेट जो इनका हो रहा है कि 8, 5, 13 हमारे हो जाएंगे और नीतीश जी 43 पर और 74 पर अभी ये लोग घुमा फिरा के 127 पर टिके हुए हैं। जी नीतीश जी ने अपनी संख्या 45 की थी लेकिन 2 विधायकों की मौत हो गई तो इसे फिर 43 पर आ गए। जी तो ये जोड़ घटाव ये देख रहे हैं कि हम चाहें तो कभी भी किसी भी वक्त वो पटकनी दे सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि लालू के बाहर आने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। हालांकि लालू अभी पटना से दूर है, लेकिन जैसे ही पटना में उनकी एंट्री होगी तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे नए रूप में देखने को मिल सकती हैं। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। लालू पर बातचीत करने के लिए मुझे लगता है अलग से एक एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।